हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो आज आपके लिए KVS PRT टेस्ट सीरीज हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको प्रतीक सेवालक सर जी द्वारा ये टेस्ट सीरीज दी गई है, जिसमें आपके 20 यानी कि 20 सेट्स हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सेट है। अगर आप PRT का पेपर भविष्य में देने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय का, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया गया है। अगर आप इसके जो PDF है वो फ्री चाहते हैं टेस्ट का, तो आपको उन्होंने लिंक दिया है, वही हमने आपको दे दिया है सेम। तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप बुक परचेज करना चाहें, काफ़ी अच्छी बुक है, मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि आप बुक ही परचेज करें, क्योंकि PDF में देखने से क्या होता है कि अक्षर भी छोटे दिखते हैं और थोड़ा आपकी अगर आँखें भी इफेक्ट खराब होने का डर रहता है कि आपकी रोशनी कमज़ोर हो जाए। क्योंकि बेसिकली क्या है, बुक कितने की 450 के करीब ये बुक दी गई है, लेकिन इसमें 600 के समथिंग पेज है। तो अंदाज लगा सकते हैं 1 रुपये का एक पेज भी आपको नहीं पड़ रहा है, तो आप बुक परचेज कर सकते हैं। हम तो आपसे यही कहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो जनरल हिंदी का सेट जी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम ऑलरेडी जी अब 7वां वीडियो है, 6 हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए 11वां प्रश्न आपके लिए दिया है। पहला प्रश्न है हमारी सीरीज का कि जिसका जन्म जो है उच्च कुल में हुआ हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है। अभिजात है, कुलीन है, श्रेष्ठ है या फिर उच्च कुलीन है। क्या शब्द होगा बताइए। चारों को हम समझेंगे क्या होता है। तो अभिजात किसे कहते हैं? जो उच्च कुल का हो। अभिजात क्या कहते हैं? जो उच्च कुल का हो, ठीक है। कुलीन किसे कहते हैं? कुलीन जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, ठीक है। तो अभिजात किसे कहते हैं? जिसका जन्म जो है वो उच्च कुल में। तो देखिएगा कुलीन को कहलाता है, वो कहलाता है कुलीन जिसका जन्म जो है कहाँ हुआ हो? उच्च कुल में हुआ हो। तो आपका उत्तर तो यही मिल गया है। लेकिन श्रेष्ठ भी समझ लीजिए। श्रेष्ठ क्या होता है? कोई जो उत्तम हो चीज या उत्कृष्ट हो, तो ये कहलाते हैं आपके श्रेष्ठ। और बेसिकली उच्च कुलीन आपका पूरा शब्द ही दिया है, तो इसको हम ज्यादा समझेंगे नहीं। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही। 12वां प्रश्न है आपसे, ना तथा ला का उच्चारण स्थान है। हमने आपको इतने उच्चारण स्थान बताए हैं, लगभग आपको अब बिल्कुल मौखिक याद होने चाहिए सारे सूत्र की किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ना और ला कहाँ आएगा? आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, लृतु लसानाम दंतः। तो आपका लिरा, टावर्ग, ता, था, दा, धा, ना, और आपका ला और सा, ये सब जो है कहाँ से उच्चारित होते हैं? दंत से होते हैं। तो इसमें देखिए क्या ना और ला, ना और ला कहाँ? ये ना रहा, ये ला रहा। दंत कहाँ है? नहीं दिख रहा है कहीं। अब क्या करें बताइए। ये तो हमें नहीं दिख रहा है। स्वर तंत्रियां इसका उत्तर होगा। स्वर तंत्रिय में तो सारी आ जाती है। नहीं है तालव्य है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ओष्ठ है, नहीं हो सकता। उत्तर क्या है बताइए? वर्ष। वर्ष क्योंकि वर्ष किसे कहते हैं? आपके दंत प्लस जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ा होता है जिसे हम बेसिकली दंत मूल कहते हैं। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि दांत का जो जिक्र है दंत का वो यहीं पर किया गया। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये प्रश्न गलत है, ठीक ना। प्रश्न बिल्कुल सही है। चलिए आगे 13वां प्रश्न है, सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता है, सुंदरी है, सुंदरम है या फिर कोई नहीं। तो बताइए जो सुंदरी शब्द दिया है, सुंदर शब्द दिया है, इसका भाववाचक क्या होगा? तो हमने आपको संज्ञाएं पढ़ाई थी, तो उसमें भाववाचक संज्ञा क्या होती है लिखेंगे नहीं, केवल समझा रहे हैं कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्रिया या अव्यय हो, उनमें अपन कौन कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं? आ, त्वा, पन, अन, इमा, बड़ा ई, ता और हट प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो आपका भाववाचक संज्ञा जो है बन जाती है, ठीक है। तो अब देखिए क्या दिख रहा है हमारे लिए भाववाचक संज्ञा। सुंदर। सुंदर में हम क्या जोड़ रहे हैं बताइए। सुंदर में हमने जोड़ दिया, मान लीजिए क्या जोड़ा? ता जोड़ देते हैं। चलिए तो क्या बन जाएगा? सुंदर ता। सुंदरी ये आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है, बेसिकली जुड़ा जरूर है सुंदर में बड़ी ही, लेकिन ये सही उत्तर नहीं होगा क्योंकि इसका कॉमन सेंस भी कोई बिल्कुल अर्थ नहीं निकल रहा। सुंदरम बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न है, बच्चे सीरियल देख रहे हैं। इसमें जो है क्रिया है सकर्मक है,
अकर्मक है या द्विकर्मक है या फिर कोई नहीं है, बताइए। कल का जो वीडियो था आपका कौन सा सेट था, आपका ऐप। तो ऐप में हमने सकर्मक और अकर्मक को काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखिए पहले वीडियो। हम यहाँ पर आपको बेसिकली चलिए इसके ऊपर ऊपर बता के चलते हैं कि इसका जो बेसिक है वो क्या है, वो डिस्कस कर देते हैं। तो देखिए जो आपकी सकर्मक क्रिया होती है वो कहाँ पर होती थी, बताइए। सकर्मक क्रिया हमने पढ़ा था कल की कहाँ होती है आपकी, इसमें होता है आपका जो है सकर्मक क्रिया में कर्म प्रेजेंट रहता है और कर्म की जो है प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। और क्या लगाने पर हमें क्या मिल जाता है, प्रश्न में क्या लगाने पर हमें इसका उत्तर मिल जाता है कि ये अगर उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया होगी और नहीं मिल रहा है तो अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था, कर्ता की प्रधानता होती थी, कर्म अनुपस्थित होता था। ठीक है, और जो क्रिया का प्रभाव होता था क्रिया के फल का वो सीधा कर्ता पर पड़ता था। ठीक है, ये तो हो गई आपकी दो। और जो द्विकर्मक होता है वो क्या होता है, रचना के आधार पर और संरचना के आधार पर। ठीक है, जब वाक्य में क्या होता है, दो कर्ता के द्वारा किया गया क्रिया संपन्न होती है। द्विकर्मक क्या होता है, जहाँ जो कर्ता जो क्रिया है वो कौन करता है, दो कर्ता मिलके करते हैं। ठीक है, जैसे आपको उदाहरण में समझाते हैं कि वाक्य में जब क्रिया दो कर्ताओं पर आश्रित हो या निर्भर हो, आश्रित हो या निर्भर होती है। जैसे द्विकर्मक का एक उदाहरण दे दें आपके लिए, बाकी आगे डिस्कस अच्छे से करेंगे कि राम ने श्याम को 100 रुपये उधार दिए, राम ने श्याम को 100 रुपये उधार दिए। तो इसमें क्या है कि दोनों पर निर्भरता है। ठीक है ना, ये होती है आपकी द्विकर्मक, क्योंकि दो कर्ता मिलके एक कार्य को संपन्न कर रहे हैं 100 रुपये उधार देने का। सकर्मक क्रिया में कर्म उपस्थित होता है, कर्म की प्रधानता होती है क्या लगाने पर। अब देखिए बच्चे सीरियल देख रहे हैं, सबसे पहले सकर्मक ही देख लेते हैं या नहीं। तो बच्चे क्या देख रहे हो, हमें उत्तर मिल गया सीरियल देख रहे हैं, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 15वां प्रश्न है, माया ने पाठ पढ़ा में प्रयुक्त कारक है। कर्ता का चिन्ह क्या होता था, बताइए। देखिए कर्ता ने, संबंध का क्या होता था, संबंध का, की, के। कर्म का क्या होता था, कर्ता ने कर्म को। कर्ण का क्या होता था, से, के द्वारा। तो माया ने, किसने, कर्ता ने। उत्तर क्या होगा आपका, कर्ता कारक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न है, परमानंद में समास है, द्वंद्व है, दिगु है, कर्मधारय है, अव्ययीभाव। द्वंद्व समास क्या होता है, जहां दोनों पदों की प्रधानता होती है और आपको योजक चिन्ह देखने को मिलता है। दिगु में क्या होता है, पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है। कर्मधारय में क्या होता है आपका, विशेषण विशेष होता है और जो है द्वितीय पद की प्रधानता होती है। अव्ययीभाव में क्या होता है, अव्यय और निपात होता है आपका पहला पद, और साथ ही क्या होता है, जो अर्थ होता है वो क्या होता है, नपुंसक लिंग। ठीक है, अब देखिए, अब आपका जो उत्तर है, परम आनंद को हम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, परम प्लस आनंद। तो आनंद तो आपका क्या हो जाएगा, विशेष, और परम क्या है, ये विशेषण है कि आनंद है जो परम है भैया। ठीक है ना, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कर्मधारय है। ठीक है, और जो आनंद की प्रधानता है कि आनंद है। ठीक है, लेकिन कैसा है, परम। चलिए 17वें प्रश्न की तरफ, पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है, पा है, पर है, परा है या परहा है, बताइए क्या है। तो पराक्रम का अगर हम बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, परा प्लस क्रम। तो परा प्लस क्रम जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा तो आपका तीसरा जो है उत्तर सही हो जाएगा। परा क्या है आपका, ये कि संस्कृत का उपसर्ग है। ठीक है, हिंदी का नहीं है, ये संस्कृत का है। जैसे आपका और शब्द देख लीजिए, जैसे पराजय, तो जय में हमने परा जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, पराजय। जैसे मर्स में क्या जोड़ दिया, परा, तो क्या बन जाएगा, परामर्श। तो इस प्रकार से होते हैं, ना ही आपका पा कोई उपसर्ग होता है, ना ही पर होता है, और ना ही परहा होता है। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी होंगी, जिससे आप भविष्य में काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्म कर पाएँ। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक भी करिएगा। सरलता में कौन सा प्रत्यय है, ता है, लता है, आ है या फिर सभी है, बताइए। सरलता में कौन सा प्रत्यय है, तो शब्द होता है सरल, और जब हमने इसमें जोड़ दिया ता तो क्या बन गया, सरल ता। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
वन सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज़ें काफ़ी सरल होती हैं, बस समझने का प्रयास हमें करना होता है। चलिए 19वां प्रश्न है, परंतु का संधि विच्छेद होगा परधन अंतु, परम प्लस तु, परा प्लस अंतु या परम प्लस अंतु, क्या होगा? तो देखिए परंतु को हम लिखेंगे क्या, आपका सही जो उत्तर है वो क्या है, परम प्लस क्या हो जाएगा बताइए, परम प्लस टू। जैसे हमने लिख दिया परम प्लस टू। तो अब आपने एक नियम पढ़ा होगा, कौन सी संधि कौन सी है, बेसिकली व्यंजन संधि है। क्यों है? क्योंकि हमने एक नियम पढ़ा था कि माँ जो है इस वर्ण के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी का जो है क्या बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो माँ ता है, ता देखिए किसका व्यंजन आया, ता का, तो ता का क्या, ता था ता। चलिए यहाँ इधर लिख लेते हैं, इधर ही लिखेंगे, ये हटा देते हैं। चलिए जैसे हमने लिखा ता था दा धा ना, तो इस वर्ग का व्यंजन आया ना, ता वर्ग का, तो इसका जो है अनुस्वर बन जाएगा। तो पा रा और आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा क्या, ना और तू। अब इसको हमें शुद्ध लिखना है मानक भाषा में, तो क्या लिख देंगे हम, पा रा और आधा ना चढ़ा देंगे इस पर, तो ये बन जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से जो प्रश्न में दिया है, परंतु, क्योंकि हमें अपने प्रश्न के अनुसार ही क्रिया करनी है ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 20वां प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? समंजस, बोलने में ही कुछ अटपटा सा शब्द लग रहा है तो नहीं है। समंजस, ये तो और ही ज्यादा बिगड़ा हुआ शब्द है। अब देखिए कंफ्यूज दो में होंगे, सामंजस्य और सामंजस्य। तो बिंदी किस पर आती है, ये तो इसमें आती है आपकी सा बड़ा होता है और बिंदी आती है माँ पर, और जस से कुछ इस प्रकार से ही लिखा जाता है। तो बिंदी माँ पर आती है, ये ध्यान आपको रखना होगा। दो तो आप इसमें से बेसिकली हटा ही देंगे आराम से, इतने सरल प्रश्न आपके जो है आते हैं वर्तनी से। तो ये थे प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, हम जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।